नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा हटके का एक और नया एपिसोड। साथ में हैं मेरे और आपके आनंद वर्धन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय क्या दें, सब लोग जानते समझते हैं, खूब देखते हैं, खूब सुनते हैं। पब्लिक इंडिया के फाउंडर एडिटर। हम लोग अभी बात कर रहे थे ऑनलाइन होने के पहले कि हम लोगों का एक कंसर्न है। हम लोग सिर्फ व्यू की पत्रकारिता नहीं करते, और वह कंसर्न क्यों है, कैसे बनता है। जब जब सत्ता, इलेक्टोरल राजनीति का बड़ा महत्व है। जब जब सत्ता पे ऐसी विचारधारा काबिज होती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसको क्रांति और प्रतिक्रांति के तौर पे चिन्हित करते हैं। बड़े लंबे दौर तक बौद्धों का प्रभाव होने के बाद जब पुष्यमित्र शुंग का शासन आया तो एक प्रतिक्रांति का दौर शुरू होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, साथ साथ दूसरी चीजें भी चलेंगी। वैसे ही जब आप डॉक्टर अम्बेडकर इसको ये बहुत मायने रखते थे कि केंद्रीय सत्ता पे काबिज होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें तय होती हैं। 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सत्ता कायम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतिहास ही उसी वक्त से शुरू हुआ। खुद नरेंद्र मोदी जी को भी लगता है, लेकिन एक बात हम सबको भी लगता है, और वह यह कि 2014 में इनके आने के बाद चूंकि एक एजेंडा की भी सरकार है, आरएसएस 100 साल पूरा होने जा रहा है, उसके एजेंडा की सरकार है, तो उसका असर इरादतन भी और गैर इरादतन भी सभी सेक्टर पे पड़ना था। साहित्य, संस्कृति, समाज का फैब्रिक, इकोनॉमी वगैरह का तो मामला है ही है। ट्रंप साहब को देख रहे हैं आप, टैरिफ का प्रसंग देख रहे हैं आप, महंगाई देख रहे हैं आप, पेट्रोल डीजल की कीमत से लेकर तमाम चीजें देख रहे हैं आप। इकोनॉमी हाथ से निकलती जा रही है, वो सारी बातें तो हैं। इकोनॉमी का प्रसंग अलग है ना, आनंद सर बहुत इकोनॉमी पे बात करेंगे ना हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि और पूरा एक जो सोशल ढांचा बनता है, जो कल्चरल ढांचा बनता है भारत का, जिससे भारत की एक पहचान है, वो सब भी नष्ट हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है। बताइए, एक व्यापारी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, मैं रामदेव की बात कर रहा हूँ, मेरे घर में रामदेव का कोई भी प्रोडक्ट कभी अलाउड नहीं, इसलिए नहीं अलाउड है कि ये शुरू से ही खास करके रहा। 2014 के बाद उस दिशा में तो निर्लज्जता के साथ बढ़ चुके हैं। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे और बात करे कि आप शरबत पीजिएगा तो ये मिलेगा, मदरसे बनेंगे और मस्जिद बनेगी, और हमारा प्रोडक्ट पीजिएगा तो गुरुकुल बनेगा। कितना गुरुकुल बना रहे हैं। मैं कभी मुरब्बा नहीं खाता आनंद सर उनका, मैंने खाता नहीं, मतलब कोई प्रोडक्ट ही नहीं लेता, लेकिन मैंने जो सुना है कि मुरब्बा, उनका घी, उनके तमाम चीजें टेस्ट में फेल होती रही हैं। उस आदमी को तो जेल में होना चाहिए था, और वो इस तरह की बात क्यों करता है? क्योंकि सत्ता में जो सुल्तान बैठा है तो पीएम नरेंद्र मोदी, उसका असर चौतरफा देखा जाता है। लेकिन मूल कंसर्न ये है कि छुटकारा कैसे, पॉलिटिकल विषय तो ये है। आनंद सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिना किसी अब भूमिका के, भूमिका तो मैंने दे ही दी, तो बिना सवाल के पहले मेरी भूमिका पे आपकी टिप्पणी। मैं संजीव जी, मैं थोड़ा दो तीन चीजें एक साथ करूं। देखिए, होता क्या है कि हम लोग सत्ता परिवर्तन की बात करते रहते हैं, लेकिन साथ में जो व्यवस्था परिवर्तन भी उसके साथ कुछ हो जाना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण समझने के लिए दे दूं। जब इमरजेंसी लगी थी, मैं उसमें पक्ष और विपक्ष में नहीं जा रहा हूं। इमरजेंसी के हम सब लोग विरोधी थे, और हम सब लोगों को लगा कि उससे ज्यादा बड़ा काला अध्याय कांग्रेस के इतिहास और देश के इतिहास का नहीं था। हालांकि वो इमरजेंसी भी उस कानून कह लिया, उस संविधान के दायरे में लगी थी। वो अलग बात है कि 12 बजे जाके प्रेसिडेंट से दस्तखत करा रहे हैं, लेकिन दायरा वही था। आज तो अघोषित है इमरजेंसी, आज तो जो किया जा रहा है वो संविधान के दायरे में भी नहीं। उस समय एक एक कहीं ना कहीं व्यवस्था में चेंज ये दिखा था कि हम लोगों को लिखा था, लोग टाइम से आने लगे थे, घूसखोरी खत्म हो गई थी, लोगों में ये कुछ चेंज हुआ था। जो आपने डॉक्टर अंबेडकर की बात कही, क्रांति प्रतिक्रांति की, ये जितने भी देश के इस तरह के लोग हुए हैं, उन्होंने अपना कुछ ना कुछ
उन्होंने सत्ता के से ज्यादा उन्होंने हरदम व्यवस्था पे ज्यादा को किया। और लोहिया की सब क्रांति थी। सब क्रांति क्या थी? इसी तरह की बातों को करते थे, भाई ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये ज्यादा जरूरी है। और मेरा मेरा ऐसा मानना है कि चाहे गांधी हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, चीजें डायनेमिक होती हैं। चीजें शाश्वत नहीं है कि उन्होंने कह दिया है और हम और आप में अगर इंसान हैं और अगर बुद्धि रखते हैं तो बिल्कुल उनकी चीजों को समय के साथ साथ कुछ चीजें चेंज होंगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दो चीजों को अगर आप देखिए हाल के दिनों में, जिसमें आप भी उसके लिए बहुत संवेदनशील है, मैं भी हूं, अच्छा या बुरा वो किसने किया किसने नहीं किया ये लोगों के में डिबेट हो सकती है, लेकिन पंचायत में अगर महिला आरक्षण हो गया तो उसने चेंज तो किया है। और वो मेरे ख्याल में उससे सत्ता नहीं मिली थी, ये भी मैं बता दूं। कोई ये नहीं हुआ कि महिला आरक्षण कर देने से किसी पार्टी विशेष को उससे सत्ता मिल गई, लेकिन उसने व्यवस्था परिवर्तन जरूर किया। और हम और आप भी देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे गांव में जहां पे पहले महिला बाहर आ भी नहीं सकती थी, अब कम से कम अब बहुत सी जगह पे जहां पे थोड़ा दबाव है, जहां पे है कि नहीं माना नहीं जाएगा, तो प्रधान पति और ये सब खत्म होके अगर महिला प्रधान है तो उसको भी मीटिंग तक तो आना ही पड़ता है, उसको भी कहीं ना कहीं सामने तो आना ही पड़ रहा है। तो वो मेरे ख्याल में एक बड़ी पहल है। दूसरा एक और इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन, कभी कभी सत्ता जो है वो केवल वोट की राजनीति में फंस के रह जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी पिछले 10 साल से हम लोग 2014 से देख रहे हैं, इसको वोट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। हम सब लोग, आप तो उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, हम सब लोग गैर, WTO इस सबके अगेंस्ट वाले लोग थे। हम सब लोगों ने प्रदर्शन किया, जाके कहा कि जो साइन हो रहा है ये गलत है, देश की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। और इसको देश में लाने के जो सबसे बड़ी मुहिम थी वो नरसिम्हा राव साहब के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे, और हम सब लोग उसके विरोध में खड़े थे। लेकिन वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आते हैं और जब वो नरेगा लाते हैं इस देश में, तो हम सब लोगों को लगता है कि वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। मैं नरेगा को आज की तारीख में क्या हो गया है, नरेगा एक भ्रष्टाचार का एक वो हो गया है, सिंबल हो गया है। नरेगा पर से कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर उसमें भ्रष्ट अधिकारी बैठ गए हैं, भ्रष्ट नेता बैठ गए हैं, तो इसमें नरेगा की पॉलिसी का और नरेगा की उसका कोई गलती नहीं है। मैं ये बातें थोड़ा दर्शकों को इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप नरेगा को आउटराइटली रिजेक्ट मत करिए। गांव में उससे बहुत चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अब जब भ्रष्टाचारी हैं तो वो भ्रष्टाचारी का तो है, जब मोरबी का पुल गिर जाता है उसके बाद भी कुछ नहीं होता, तो भ्रष्टाचार और वो एक अलग अलग चीज है। मैं एक बात इसलिए आपको कह दूं कि 75 साल हो गए हैं और हम और आप ये मानते हैं कि भाई सबसे बड़े सत्ता के ऊपर सबसे शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति वो नेता है, और नेता में भी अगर वो ऑलरेडी चुना हुआ प्रतिनिधि हो। राजस्थान में आपने देखा एक चुना हुआ उस समय नहीं था एक, लेकिन पूर्व विधायक जॉली जी मंदिर जाते हैं अजमेर या अलवर में शायद, और उसके बाद मंदिर धुलवाया जाता है गंगा जल से, और वो दूसरे जो सज्जन है वो बीजेपी के मतलब बड़े नेता के रूप में है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये हिम्मत कैसे हो सकती है आज इस आजाद भारत देश में कि किसी भी व्यक्ति के मंदिर जाने के बाद अगर कोई उसको धुलवाने की कर रहा है, तो ये हिम्मत की भी बात है। और इसका मतलब ये सारे एज अ सोसाइटी, हम आप और ये सारे लोग फेल हुए हैं। जो आपने शरबत जिहाद की बात कही, जो अब ये रामदेव कर रहे हैं, देखिए अब रामदेव तो इसलिए ज्यादा उनके बारे में कड़े शब्द इसलिए यूज करने चाहिए कि वो बहरूपीय हैं। अगर रामदेव सूट बूट पहन के टाई लगा के आते कि दिस इज माय प्रोडक्ट इज दिस, इट इज बेटर, मार्केटिंग करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। देश में तमाम लोग मार्केटिंग करते हैं, हम और आप सब कुछ करने के बाद भी कोलगेट और उसके ही पेस्ट करते हैं, और उसी पॉन्ड्स की क्रीम और शायद साबुन भी हम लोग बोले कुछ भी, लेकिन हम में से हमारे घर में वो प्रोडक्ट घुसे हुए हैं। ये झूठ बोलने वाली बात होगी, कई लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% घर में, हमारे और आपके घर में ये सारे प्रोडक्ट घुसे हुए हैं। लेकिन ये एक भगवा चोला पहन के अपने को धर्म से रिलेट करके, और उसके बाद ये जब बेईमानी करता है, उसके बाद ये जब लालापनी का काम करता है, इसने कितनी गंदे काम किए हैं। ये दवाई तक में बेचने की बात करता है, एक ऐसी दवाई जो अब तो अदालत का ही है कि तुम्हारी ये दवाई इस लायक नहीं थी, उसको ये झूठ बोल के बेचता है। और ये जो शरबत जिहाद है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो रूह अफ़ज़ा एक ऐसा शरबत था जो माना जाता था कि वो है, उसकी क्वालिटी में
हाँ मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब रुआवजा से हम लोगों के गांव घर में शादी ब्याह में यदि रुआवजा नहीं पिलाया गया तो क्या ही पिलाया गया, जी, ये मतलब माहौल द रहता बेस्ट, हाँ नहीं द बेस्ट शरबत। और आज भी उसने अपनी उस, और मैं इस बात को इसलिए कहूंगा कि उसने उसको मेंटेन रखा है। अच्छा, आप अगर मान लीजिए रुआवजा में वो कोई गाय की चर्बी मिला रहा हो और आप ये ले आए हो तो ये सब ठीक है, आप अरे था। भाई वो शुद्ध रूप इनके प्रोडक्ट में चर्बी के तो आ गए, आ गए हैं। नहीं वो ये जो घी बेचते हैं और ये जो शहद बेचते हैं, चीन से इंपोर्ट करके क्या क्या उसमें मिला के बेच देते हैं। ये तो बहुत से लोगों ने कहा जिस रेट पे घी बेच रहे हैं उस रेट पे घी बेच ही नहीं बेचा, उस रेट पे घी मिल ही नहीं सकता। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो जो रुआवजा है वो आज से कोई 125 साल पहले 1906 या 1910 में उनके एक जो वैद्य या हकीम जो साहब थे, उन हकीम साहब ने कुछ जड़ी बूटी जो भी करके उसका एक इंग्रेडिएंट है जो उन्होंने किया था। और वो आप भाई उसको आप किसी लैब में ले जाइए और उस लैब में आप कहिए सिंथेटिक है, ये खराब है, आप एक जनरल बोल दीजिए कि नहीं 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 ये है, तो ये तो बहुत ही दुष्ट आदमी है, ये बहुत ही दुष्ट आदमी है। मैं इसको अब इसको लाला भी कहना ठीक नहीं है, तो दुष्ट आदमी है। और ऐसा व्यक्ति, इतना गंदा व्यक्ति, मतलब आज अगर आप एक किसी कन्विक्शन के लिए हम और आप संजीव जी है यहाँ हैं और किसी भी हमें लगता है कि नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए, आप स्त्री काल चलाते हैं, आपको लगता है कि नहीं स्त्रियों की भागीदारी होनी चाहिए, और कल अगर कोई आपके पास कोई इसको पूछने आया है और आप महिला का वेश धर के भागने लगे दाढ़ी रख के, तो आपको धिक्कार है ऐसे स्त्री काल को। इसका मतलब आप इस लायक ही नहीं है कि आप ये करते। ये महिला का वेश धर के जिस तरह से भगा था ये रामदेव, इसके लिए इसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन कमिंग बैक टू योर मेन, वो मेरे हिसाब से सत्ता और व्यवस्था ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर उसी में हमारा और आपका अगर भाग्य रहा, कोई अच्छा सत्ताधारी आ गया, तो वो व्यवस्था को भी थोड़ी हिलाने की कोशिश करता है कुछ करने, नहीं तो बाकी लोग तो लगे रहते हैं इसी में कि कैसे अगली सत्ता अगली सत्ता अगली सत्ता। मेरे ख्याल में ये एक अभिशाप है हमारे। ये चूंकि वही सेंटर पे काबिज होने का अर्थ भी वही है। यदि राजीव गांधी ने वो संविधान संशोधन के जरिए जो पंचायतों में रिजर्वेशन दिया और उसका असर आज हम सब देख रहे हैं। बिहार ने थोड़ा और बढ़ा के 33% मिला तो उसको बढ़ा के 50% दिया अपने यहाँ, और फ्लेक्सिबल रखा था जो अपना राज्य जैसे दे, तो उस लिहाज से 50%, और उसका असर हम सब आज की तारीख में, तो यही बात मैं कर रहा हूँ सर जी, कि जब आप वहां होते हैं, स्टेट पावर बड़ा पावर होता है और उसका असर हर जगह दिखता है। जब कांग्रेस सरकार में होती है, हम लोग आलोचनाएं करते हैं, मैं अपने से ही बताऊं कि जो 10, 11, 12, 13 में हम लोग जो पत्रकारिता के जरिए, एक्टिविज्म के जरिए जो कर रहे थे, जिस निर्भीकता से कर रहे थे, असर भी झेल रहे थे, ऐसा नहीं कि असर लोग नहीं झेल रहे थे। चिदम्बरम काल को लोगों ने देखा, सब देखा, लेकिन इसके बावजूद चीजें हो रही थी, वह धीरे धीरे बदलती चली गई। और खास करके पूरे समाज में हिंदू सेंट्रिक काम और हंगामों का बड़ा महत्व हो रहा है। हर बार हर पर्व त्योहार में आप देख रहे हैं कि सत्ता संरक्षित मस्जिदों के सामने जो हिंदू युवा हैं और तमाम लोग वो ये कर रहे हैं। तो ये एक सामने है, दो प्रसंग इससे बनता है, दो सवाल इससे बनता है। एक कि नरेंद्र मोदी की जमी हुई सत्ता को रिप्लेस किया जाए, और वो कैसे संभव है, क्या किस दिशा में आप देख रहे हैं, एक तो ये। और दूसरा जो इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, पाठ्य पुस्तकों में, इतिहास लेखन में, हर जगह आरएसएस के लोग बैठे और काम कर रहे हैं, उसको कैसे अंडू किया जा सकेगा। आनंद सर। हाँ नहीं, पहली चीज तो मैं थोड़ा आपसे एक आग्रह ये करूंगा कि ये जो मस्जिद के सामने और वहां जाके हैं, इनको हिंदू युवा मत बोलिए, इनको भाजपा का कार्यकर्ता बोलिए, क्योंकि ये हिंदू, अगर हम हिंदू युवा बोल रहे हैं, ये भाजपा के सीधे सीधे भाजपा के कार्यकर्ता हैं भाई, इसमें कोई हिंदू, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब हम लोगों को भी बहुत पर्दा लगा के, फिल्टर लगा के बात करने की जरूरत नहीं। जो है वो सामने सामने अगर नहीं बोलेंगे तो शायद इसी में रह जाएगा, नहीं वो तो असल में ऐसे थे, वो मिसप्लेस्ड यूथ थे। मिसप्लेस्ड यूथ नहीं थे, तुम्हारे भाजपा के सारे कार्यकर्ता थे। मैं उसमें एक चीज सिर्फ जोड़ दूं, जब आप ये कहे कि कांग्रेस की आपने बात कही थी, हम सब लोग जब हम लोग बड़े हुए हैं तो हम लोग एंटी कांग्रेसिज्म से निकले हुए लोग हैं, हम लोग गैर कांग्रेसवाद से निकले हुए लोग हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इस देश में जो नेता नहीं थे, मनमोहन सिंह को कोई फिक्र नहीं थी कि वोट कैसे मिलेगा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मनमोहन सिंह एक ऐसी सरकार चलाते थे जिसको सरकार को देश के लिए या सरकार के लिए क्या ठीक है उसके हिसाब से चलाते थे।
लेकिन जीडी अग्रवाल साहब जो आईआईटी के प्रोफेसर थे और जो गंगा साफ सफाई अभियान और हिमालय बचाओ अभियान के तहत हरिद्वार के आश्रम में रह के उन्होंने एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार मेरी याद में उन्होंने आमरण अनशन किया। सरकार का कोई व्यक्ति गया, वहां बात किया, निर्माण काल रुका, कुछ भी उनकी डिमांड। ये जो है इन्होंने कहा मर जाओ, और मर गए। उन्होंने अनशन करके मर गए और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप क्या सोच सकते हैं कि अगर ये याद रखना चाहिए कि 2014 से पहले निर्भया कांड और अन्ना आंदोलन दिल्ली के बोट क्लब में हुआ था भाई। और वो अगर आपको याद हो, वो कहां तक निर्भया कांड में लोग चढ़ के उस गेट के ऊपर, अगर आपको याद हो कि मतलब संसद और उसके गेट तक लोग पहुंचते थे। आज ये संभव है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये क्वालिटी का फर्क लोगों को समझना होगा। अब आपने कही मोदी जी की बात, मुझे कभी कभी एक दो चीजें वो लगती हैं, मतलब एट टाइम्स लगता है कि या तो ये इतने भोले हैं, अनकंसर्न है, नॉट बॉदर्ड, असंवेदनशील हैं कि जो हो रहा है, मैं अपने रास्ते चल रहा हूं, मैं तो जब निकलूंगा तो कैसे, मतलब मेरे लिए ज्यादा जरूरी यह है कि मैं इस पल्ले को ऐसे लेता हूं कि इस पटके को यहां लेता हूं, कि आज मैं हरे का के साथ पीली वो लगाता हूं बटन। भाई एक देश का प्रधानमंत्री इतना टाइम कैसे ले सकता है अपने सजने संवरने में? ये एक अजीब सा विषय है, लेकिन वो लेते हैं, उनके लिए वो महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरा जो आप जमी जमाई कहना, देखिए दो अलग अलग चीजें चल रही। आरएसएस को इस तरह के लोग सूट कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मोदी जी उनके बस में ही नहीं रह जा रहे हैं, इसलिए आरएसएस को थोड़ा बुरा लग रहा है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि खास करके शिक्षण संस्थाओं में, खास शिक्षण ही नहीं, अब तो न्यायपालिका में जिस तरह के लोग भर गए हैं आरएसएस के लोग, जो खुलेआम कहते हैं कि मैं तो आरएसएस। भाई वो जो कलकत्ता का जज था, जो अब एमपी हो गए हैं, वो जज साहब तो कहते थे मैं तो हाँ उनसे मेरा पहले शाखा में जाता था, जज बन गया तो मैं संपर्क में लगातार रहा। ये तो उनका स्टेटमेंट है। तो अच्छा, दूसरी दिक्कत क्या है कि ये कोई लार्जर पिक्चर दिखा रहे हो ना कि दुनिया में ऐसे हो जाएगा। इनके पास ले दे के वही है कि मुसलमानों को मारो और उस नफरत से अपने लोगों को करो, लोगों के मन में ये डर पैदा करो कि हिंदू खतरे में है और उससे करो। तो इनके पास कोई संजीव जी, हम और आप अगर कोई ऑल्टरनेटिव बात करके लाता है, हम और आप क्यों कभी कम्युनिस्टों के साथ भी वार्ता करते हैं, उनसे भी वो होता है, वो एक ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं ना, इसको नहीं करके भाई इस तरह से आएगा, ये बुर्जुआ है, ये क्या है, वो एक कुछ बात कर। इनके पास इस तरह का कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, इनका कोई दर्शन ही नहीं है। इनका सारा तंत्र पिट गया। ये कभी स्वदेशी की बात करते थे आरएसएस के लोग, वो सब चीजें, सारी चीजें बेची जा रही हैं, सारा आप सरेंडर कर रहे हैं। आप अमेरिका जो आपके साथ व्यवहार कर रहा है और जिस तरह से आप सरेंडर्ड हैं, तो किसी भी तरह का न स्वदेशी का प्रोडक्ट न स्वदेशी भावना। बीच बीच में आपका जब मन करता है तो आपके कुछ तंत्र के लोग बहिष्कार करो चाइनीज उसको, वो भी आप उसके पास, आपके पास कोई अल्टरनेटिव प्रोग्राम नहीं है, कम से कम प्रोडक्शन के स्तर पर। आनंद से नहीं, संजीव जी, जो दुख की बात है, चाइनीज में क्या बहिष्कार करो, कंचा, लट्टू, ये सब बहिष्कार करो। चाइनीज का जो लार्जर प्रोडक्ट है वो मत बहिष्कार करो। चाइनीज कंचे बहिष्कार कर दो, चाइनीज लट्टू बहिष्कार कर दो, चाइनीज ये सब बहिष्कार, मतलब कोई ऐसी चीज विच इम्पैक्ट, जो हमें और आपको इम्पैक्ट करती है, वो मत, उसके लिए साइलेंट है। लेकिन मैं थोड़ा, संजीव जी, चूंकि आप चाइना की बात कर रहे हैं, मेरा एक मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा संजीदगी से सोचिएगा, तुरंत इस पर रिमार्क मत करने लगिएगा, अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रतिबद्धता हो और इससे आपका कोई मतलब कोई फायदा डायरेक्ट हो रहा हो। डायरेक्ट फायदा मैं बोल रहा हूं तो मैं पैसे के फायदे की बात कर रहा हूं। अगर किसी का फायदा हो रहा हो तो बिल्कुल कहिएगा, आप रिमार्क दीजिएगा। लेकिन मैं सारे दर्शकों से मेरा आग्रह है, थोड़ा एक बार सोचिए, आज भारत जहां खड़ा है और जो अमेरिका का जिस तरह का तंत्र है, और जो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या कह रहा है, लिक माई एस। लिक माई एस का मतलब समझते हैं ना सब लोग। और हम और आप बिहार में, उत्तर प्रदेश के जिस जगह से आता हूं, वहां इससे गंदी गाली दी जाती है। शरीर के किसी और पार्ट को भी लिक करने के लिए बोला जाता है, और ये बहुत कॉमन गाली है। तो अगर ट्रम्प जी को ये लगता है कि हम लोग गाली देने में पीछे हैं, तो हमारे यहाँ भी अगर छोड़ दिया जाए तो गाली इससे अच्छी दिया जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो आपको कह रहा है लिक माई आस, दे आर लिकिंग माई आस,
और ये 75 लोगों को हमने ठीक कर दिया है और आपके मुंह पे चू रही है। मेरा ऐसा लगता है कि देर सवेर अब जितनी जल्दी हमें समझ में आ जाए और जितना हम अपने पक्ष में ये बात कर लें, मुझे ये लगता है कि शायद सुई आज से 60-65 साल पहले पहुंच गई है। आपको नेहरू के बात को, पंचशील की जो बात कर रहे थे, ये मैं इस रिस्क के साथ कह रहा हूं कि लोगों को इसमें बहुत गाली देंगे, शायद भारत के पास चीन का, हिंदी चीनी भाई भाई के अलावा अब कोई चारा रह नहीं गया है। आप जितनी जल्दी हो सके चीन के साथ अगर अपने को अलाइन कर लेते हैं तो आप ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अदरवाइज क्या है, अब मैं संजीव जी बस 1 मिनट में बता दूं, अदरवाइज क्या है कि भारत जो है वो युद्ध भूमि बन रहा है चीन और अमेरिका के खींचतान की, और उसमें हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमें उसमें नुकसान होगा। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर टैरिफ वॉर की बात है ही, आ ही गई है, तो भारत एज अ देश, और इसके लिए लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जो कहे देश में कहे कि हाँ भाई हमारे लिए आज ये मजबूरी है, ये दिक्कत है, हम अपने को ऐसे अलाइन करके अपने व्यापारिक जो हमारे इंटरेस्ट हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमें करना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से उस पर भी दर्शक सोचें, तुरंत रिमार्क मत दीजिएगा, इस पे भी एक चर्चा हम लोगों को शुरू करनी चाहिए। संजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जहां हम जो जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो अदरनेस, आप एक दुश्मन खड़ा करते हैं, दुश्मन देश में मुसलमान, दुश्मन बाहर चाइना जैसा ये, या और बीच बीच में आपकी तो बहादुरी के लिए, मोदी जी की बहादुरी के लिए तो कोई भी दुश्मन हो सकता है, यूक्रेन भी हो जाएगा कि वहां ऐसे फिट कर दिया, उसको ऐसे कर दिया, वो सब होता है। लेकिन अब जनता तो सर, आनंद सर, अब बेसिक सवाल वही है जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, जनता इतना तो अब समझ ही रही है, जो कि 14-24 का थोड़ा रिजल्ट भले चूक जाया गया, लेकिन ये कि अब ये नहीं चलेगा, ये बनाया जा रहा है इनके पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा, मतलब इनके पास चूंकि व्यवस्था का परिवर्तन के लिए लॉन्ग टर्म एजेंडा नहीं है, ये तो सिर्फ भुलावे में किसी शत्रु के खिलाफ हमें लड़ते हुए मुद्रा में रखने का कि एक कवायद भर है। तो वो आप कितना होपफुल हैं कि वो रिजल्ट लेकर के आएगा, या अभी और 5-10 साल? नहीं, मुझे संजीव जी एक और ढंग से अगर इसको देखिए, वो बहस लंबी हो जाएगी और शायद उसको 2-4-5 मिनट में समेटना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे एक चेंज और नजर आ रहा है संजीव जी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का चेंज, सूचना की क्रांति का चेंज, फोन जो है वो हर उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का चेंज, इसमें मुझे एक अच्छी बात ये लग रही है कि जो समाज का बदलाव है, जो हमने जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला, उसके बाद जब देश वो हुआ, हमने जो जेपी का आंदोलन देखा या कोई भी देखा, उस पे सबसे अहम और बड़ी भूमिका मध्य मतलब मिडिल क्लास में निभाता था, और ऐसा माना जाता था कि मिडिल क्लास ही कंट्रोल करता है। दुनिया के सारे आप सोशल साइंटिस्ट को देख लीजिए, वो मिडिल क्लास की बहुत अहमियत है। मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो भी अहमियत हो, उसके परसेंटेज जो भी, कि एक चीज अच्छी ये हो रही है कि जो शोषित समाज है वो धीरे धीरे इंजन का रूप ले रहा है, वो डिब्बे से कहीं ना कहीं इंजन बन रहा है। और उस शोषित समाज का जो पहला हमने इंजन के रूप में अगर आप देखिए, तो मुसलमानों ने अब प्रोएक्टिव रोल लिया है। मुसलमान अब डिब्बा नहीं है, मुसलमान अब किसी भी राज्य में एक इंजन का, और वो एक अच्छी बात ये हो रही है कि दूसरा शोषित का जो सबसे नीचे पायदान पे खड़े हुए लोग हैं, जिसमें दलित प्रमुखता से आते हैं, वो भी अब चेंज एजेंट बन रहे हैं। वो अब वो मिडिल क्लास के ऊपर नहीं हुआ है कि कौन वहां पे डिबेट कर रहा है और कौन अच्छी डिबेट बोल रहा है और कौन क्या कह रहा है और किसको, वो दो समाज का ये दो वर्ग, जो सबसे शोषित था, जो सबसे नीचे है, मुसलमान क्योंकि बीजेपी के द्वारा प्रताड़ित है, और शोषित जो समाज द्वारा, और दलित जो समाज द्वारा प्रताड़ित है, ये दोनों अब चेंज एजेंट मेरे हिसाब से बन रहे हैं। और इनकी अवेयरनेस लेवल मेरे देखते देखते, उसके कारण बहुत से हैं, वो कारण अलग अलग हो सकते हैं, मेरे देखते देखते पिछले 10-5 साल में बहुत बढ़ी है। और आज उनको आप उस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते हैं जैसे आज से 20 साल 25 साल पहले ट्रीट करते थे। ये एक मुझे लग रहा है कि समाज में एक धीरे धीरे, मैं एक छोटी टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अब ये लोगों में इंजन भले ही 10 हाउस पावर का हो, वो 100 हाउस पावर के हो, 1000 हाउस पावर,
लेकिन इस इंजन में भी अब कुछ दुखदुखी हो रही है। इंजन भी थोड़ा थोड़ा अब चलना, झटका झटका देके चलना शुरू कर रहा है। संजीव जी। नहीं, वो उसमें कोई दो मत नहीं सर। और ये आप जितना होपफुल आप इन परिवर्तनों से हैं, वही तो हमें भी लगता है कि वो चीजें, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि घर की बेटियां इनको ठीक कर देंगी। जी क्योंकि मोदी जी सिर्फ मोदी जी नहीं है, मोदी जी के साथ साथ एक पूरा फोर्स है। और वो आरएसएस है, उसकी एक विचारधारा है जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी आज हम लोग चिंता कर रहे हैं। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ तो इस तरह से भी अपने आप टेक्नोलॉजी लड़ लेती है, मॉडर्निटी लड़ लेती है। अब बच्चियां यदि पढ़ने बाहर जा रही हैं, हम सबको ठीक कर देंगे, आपको भी ठीक कर देंगे, हमें ठीक कर देंगे, यदि हमारे भीतर पुरातनपंथी विचारधारा है और वो है, तो इनको तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये तो उसके लिए ही आए हैं सर, इसीलिए हमने। तो ये जनता तैयार है निश्चित तौर पे, पॉलिटिकल विकल्प के तौर पे। ABCDEF जो भी हो, मुझे लगता है क्या आप आंसर ऐसा नहीं होगा कि वो जनता तय कर लेगी कि ABCDEF जो भी जाकर बैठ जाए वहां ढंग का, मैंने इस वो मोदी जी के विकल्प के तौर पे बन पाएगा। लेकिन क्या ये 29 तक तो ये है, अभी दिख ही रहा है, उसके पहले कुछ पॉलिटिकल चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब कितना होपफुल है कि ये आने वाले दिनों में 29 में जाएंगे या 34, क्या लगेगा पॉलिटिकल विल पावर के हिसाब से? संजय जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज से 100 साल बाद या 50 साल बाद जब 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 भी इतिहास लिखा जाएगा, बहुत से लोग इस बात को कह चुके हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, तो बीजेपी का ये शासन, कुशासन, प्रशासन, जो भी इसको सुशासन जो भी बोला जाएगा, ये बहुत अच्छे उससे नहीं याद रखा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से जनता दल, हम सब लोग उस जनता पार्टी, जनता दल के लेकिन अहम कई हिस्सा बार रहे हैं। कुशासन भी लंबा चल जाता है, तो आप प्रमाण वो दिख ही ठीक रहा है। वो ठीक है। नहीं, जैसे जनता दल और जनता पार्टी के हम सब लोग पार्ट एंड पार्सल रहे हैं, उसका हिस्सा रहे हैं। लेकिन आज वी हैव नथिंग टू, मतलब हमारे पास कुछ भी गर्व करने के लिए नहीं है कि जनता पार्टी आई तो देखिए साहब ये कर दिया था, जनता दल आया तो साहब ये, जनता दल आया, मंडल आपने लागू किया था, तो मंडल आपने कोई, ईमानदारी यह है कि आपने कोई व्यवस्था नहीं, आपने अपने वोट के कुछ मैनेजमेंट के लिए किया था। वो अलग बात है कि उसका उसके फायदे में वो आ गया, लेकिन वो अभी मालूम नहीं, आपका बस चलता, वोट की अहमियत नहीं होती। ये मैं कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें बोल रहा हूँ। बीपी सिंह को इतना भी रिड्यूस नहीं करना चाहिए। नहीं, हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मिडिल क्लास नेतृत्व है ना देश का, जो वो उनके हाथ से खिसक रहा है। अब वो नेतृत्व कहीं ना कहीं वो जो शोषित समाज है उसके पास वो भले ही धीरे आ रहा हो, लेकिन उसका कुछ पार्टिसिपेशन तो हो रहा है। वो बिल्कुल ही आप उनको किनारे नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी को बगल में अवधेश प्रसाद को बिठाना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि अब आप उनको किनारे रखें कि तुम जीत के आ गए, अच्छा वहीं बैठा घर रहा करो अपना। जब आए रामजी लाल सुमन का कितने लोग नाम जानते थे कि वो थे पढ़े लिखे बड़े बढ़िया नेता हैं। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अच्छे वो हैं, मतलब व्यवहार में, कमिटमेंट में, सब कितने लोग नाम जानते थे। और अवधेश प्रसाद जी का नाम कितने लोग जानते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कभी कभी इतिहास जो है वो अपनी चाल अपने आप तय करता है, और ये चाल तो तय हो गई है कि नहीं, अब आप इस तरह के। और मैं एक चीज और कहूं, आपके बिहार का मैं एक छोटी टिप्पणी ले लूं और दर्शकों को मैं बता दूं, जीतनराम मांझी जी के घर में एक हादसा हुआ है, खराब बात है, उनकी पौत्री की हालांकि उन्होंने डिनाई किया है कि वो उन्होंने कहा है कि पूरा मुसर समाज हमारा परिवार है, लेकिन ये जो हादसा है वो मेरी नतनी के साथ नहीं। हाँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जो पेपर ने रिपोर्ट किया था, जो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर की अगर नतनी या पौत्री का हस्बैंड अगर ट्रक आज भी चला रहा है, तो हमारे पास बहुत सी उम्मीदें हैं। ये बड़ी बात है। मतलब मैं इसको छोटा कि अगर वो व्यक्ति, अब जीतनराम मांझी जी जिन भी कारणों से उसको डिनाई कर रहा हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन तो अब ये मैंने पहली बार सुना, प्रथम दृष्टया अगर वो उनसे रिलेटेड हैं, और एक केंद्रीय मंत्री का जिसका मतलब जो सब कुछ उसके पास है, और उसका अगर मतलब जो पौत्री या नतनी का, हाँ, वो तो वो है, मेरे लिए, वो तो इस पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं का बहुत सारा परिवार के लोग अभी भी जो है, तो ये है। और ये दोनों ही जो आपने चिन्हित किया, जो हम लोगों ने मिलकर चिन्हित किया, महिलाएं, दलित, अपने प्रश्नों के जरिए, अपने पार्टिसिपेशन के जरिए और अपने हासिल के जरिए निश्चित तौर पे बदलेंगे।
ABCDEFG जो भी हो, फिलहाल हम लोग इसी पर अभी छोड़ देते हैं। आज ना हम लोग कांग्रेस की बात हम लोगों ने की, ना हमने सपा और दूसरों के। आनंद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इसको देख रहे हैं, हालांकि इसको देखेंगे, मैं स्पष्ट ही कर दूं अंत में कि जो लोग देखेंगे, ये हम लोग, चूंकि आनंद सर भी बाहर हैं और हम भी बाहर हैं, तो लाइव के फॉर्म में ये रिकॉर्डेड चीजें जा रही हैं, लेकिन आप कमेंट अपना जरूर छोड़िएगा। अगली बार हम लोग जब बैठेंगे सामने लाइव होंगे, तो फिर अगले सोमवार को, तो इन सवालों में से कुछ गंभीर बातें होंगी जो आनंद सर ने कहा भी कि आप टिप्पणी करिएगा, लेकिन सोच समझ के, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।